नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और इस वक्त आपको बता दें कि देश दुनिया के अंदर क्या कुछ पूरी हलचल जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, उसके साथ भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और आपको बता दें कि नई संसद भवन का पूरी तरह से उद्घाटन हो चुका है और विधिवत तरीके के साथ, पूजा अर्चना के साथ। और जिस तरह से आपको बता दें कि नई संसद भवन को लेकर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की छाप और शोभा जो है वो किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बसोली पेंटिंग की बात करते हैं या फिर कश्मीर घाटी के रेशमी कालीन की बात करते हैं, तो ये एक ऐतिहासिक पूरी तरह से ऐतिहासिक चरणों में जो है वो लिख दिया गया है। और सुनहरे अक्षरों की बात करते हैं और बसोली की पेंटिंग की बात करते हैं, मां लक्ष्मी की पेंटिंग की बात करते हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ बडगाम के कालीनों की बात करते हैं। लगभग जिस तरह से इस आकार में इसे वहां पर पेश किया गया है और कालीन की बात करते हैं, ये नए संसद भवन की आपको तस्वीर लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर इस संसद भवन के देर रात जो है लाइट जो शो है, लेजर शो, हालांकि कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक चरण है और ऐतिहासिक बात करते हैं, जिसमें कश्मीर की बात करें या फिर बनी बसोली की बात करते हैं और पश्मीना शॉल्स की बात करते हैं, या फिर इसी के साथ साथ जिस तरह से कालीनों की बात करते हैं या फिर बसोली पेंटिंग्स की बात करते हैं, ये पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और वहीं पर विधिवत तरीके के साथ और पूजा अर्चना के साथ इस बार जो है जो नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और ये शिल्पकला और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक आप चरणों में जो है वो लिख दी गई है और सुनहरे अक्षरों में लिख दी गई है। और कहीं ना कहीं अब ये पूरी तरह से आप अगर नई संसद भवन में जाएंगे तो आपको ये पूरी तरह से कश्मीर के, अगर हम बात करते हैं, कश्मीर की कालीन आपको नजर आएंगे और वहीं पर इस संसद भवन के अंदर बसोली की वो पेंटिंग भी आपको नजर आएगी। हालांकि देश विदेश से यहाँ पर ये पेंटिंग जो है वो बनाई गई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि नए संसद भवन को लेकर जो सियासत छिड़ी है उसके साथ साथ भी हम आपको बताएंगे। और 9 साल के उन कार्यकाल को लेकर जो है विपक्ष दल जो है अब सवालिया चिन्ह जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है। और आज उन 9 सालों की बात करते हैं, उन 9 सालों को लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी की बात करते हैं तो उन्होंने भी जो है विपक्ष की बात करते हैं तो उन पर किस तरह से निशाना साधा है। और जो विपक्ष 9 साल को लेकर और 9 प्रश्न जो है वो उठाता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी आज बात होगी। और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के वो 9 प्रण, आज वो प्रण भी हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जो विपक्ष का कहना है और विपक्ष पर किस तरह से भाजपा और केंद्र सरकार जो है वो हमलावर होती हुई नजर आई है। मगर उससे पहले कुछ ये क्षण जो है हम आपको दिखाते हैं कि जो देर रात की तस्वीरें और काफी पूरे भारत को मंत्र मुग्ध करने वाली और पूरे भारत को समर्पित 140 करोड़ की आबादी को और भारतवासियों की इस नए संसद भवन को जो है वो समर्पित कर दिया गया है। अब कुछ ऐसी झलकियां हम आपको दिखाएंगे नए संसद भवन की जो पूरे देश को गर्व और गौरव दिलाती है। बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री के वो 9 प्रण और 9 प्रणों को लेकर क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष, उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो
कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इसलिए भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। पॉइंट देखिए, भारत एक 7,000 वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। 7,000 वर्ष, उसके बीच में 190 साल हमारे पर बाहर की हुकूमत थी, अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के बड़े मशहूर हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा था सन 1750 के आसपास भारत की जो कंट्रीब्यूशन है दुनिया की अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में, कोई वो 25 या 27% थी। तभी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1750 से लेके 1947 तक क्या हुआ उसके बारे तो हमें सबको जानकारी है। जब 1947 में हम एक आजाद देश बने, तो तब से लेके आज तक जो हमारा जीवन है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, वो हमारी ओवरऑल सिविलाइजेशनल लाइफ में 1% है, सिर्फ 1%। एक और बहुत मशहूर लेखक हैं, उनका नाम है गुनार मिर्डाल। मुझे याद है उन्होंने एक पुस्तक थी एशियन ड्रामा, अब मेरे शायद छोटी सी नाम पे गलती हो, उन्होंने लिखा है द ब्रिटिश एलीट लेफ्ट इंडिया लीविंग बिहाइंड एन आइडेंटिकल इंडियन एलीट। इसका मतलब ये हुआ अंग्रेजों की हुकूमत तो खत्म हो गई, पर जिनको वो पॉलिटिकल पावर सौंप गए वो उन जैसे ही थे। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश हो, और सिर्फ विकसित देश ही ना हो, ये जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हमें किसी और की चश्मे या दृष्टिकोण से चीजें देखने का, हमारी पूरी भारतीयता जो है, तो जैसे मैंने कहा कि ये 9 साल किसी भी सरकार के लिए एक अपना महत्वपूर्ण रखते हैं, पर जो मेरी सबमिशन आपसे ये है कि 9 सालों में जो काम हुआ है वो कभी भी पिछले आप 1947 से लेकर इतने कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, इतने आंकड़े एक तरफ हैं, पर बाकी मैं आपको पीपीटी हम शुरू करें, मैं पीपीटी थोड़ी लंबी। तो इस वक्त आप केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को सुन रहे थे, और इसी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री को भी आपने सुना, और देश की संसद की बात करते हैं, और देश की वो संसद जो खुद बनाई गई और भारत सरकार द्वारा बनाई गई और भारत के लोगों द्वारा, जहां पर 60,000 के करीब
लोगों ने इसे शमूलियत हुए और इसमें पूरी तरह से बढ़ चढ़कर जो है इस नई संसद भवन को जो त्रिकोणीय शेप में है इसे बनाया गया और काफी मंत्रमुग्ध करने वाली है और पूरे देश को गर्व दिलाने के लिए और देशवासियों को गौरवान्वित करने के लिए है। और तस्वीर आप देख सकते हैं और काफी मंत्रमुग्ध करने वाली है और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक क्षणों में ये सुनहरे अक्षरों में लिख दी गई है। अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो यासीन मलिक से करना चाहेंगे। और हालांकि कुछ दिन पहले आपको याद दिला दें कि एनआईए की कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि यासीन मलिक को जो हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा जो है वो एनआईए ने खटखटाया था और यह कहा था कि यासीन मलिक को जो है सजाए मौत मिलनी चाहिए। मगर उसी को लेकर आज 29 तारीख है और 29 तारीख की बात करते हैं। यासीन मलिक के मामले को लेकर जो है एक बड़ा फैसला आ सकता है। हाई कोर्ट की बात करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है यासीन मलिक को लेकर आज एक बड़ा फैसला सुना सकती है, जिसको लेकर लगभग जो है वह 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था। हालांकि 12:30 बजे की बात करते हैं और 12:30 बजे के बाद जो है इस हियरिंग की शुरुआत हो चुकी है, जो अभी तक जानकारी मिली है। और आज यासीन मलिक को लेकर हालांकि यह आतंकी संगठन के साथ शमूलियत रहा, आतंकी रहा और कई सारी गतिविधियों में शामिल रहा। और वर्ष 1980 की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में जाकर जिस तरह से ये ट्रेनिंग लेता है और उसके बाद आपको याद होगा कि कश्मीर घाटी में जो नरसंहार हुआ उसमें किस तरह से शमूलियत था। और रुपया साहिद अपहरण मामले की बात करते हैं, मॉडल लीडर रवि खन्ना जी की बात करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, और उनके साथियों पर किस तरह से जो है गोली की बौछार की जाती है। और उसी को लेकर अब कई सारे मामले जो है वो यासीन मलिक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये अब एनआईए की बात करते हैं, एनआईए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसको लेकर यासीन मलिक की बात करते हैं तो यासीन मलिक को लेकर आज ऐतिहासिक फैसला आ रहा है और ऐतिहासिक फैसले को लेकर पूरे देशवासियों की निगाहें हैं। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो यासीन मलिक के समर्थन में उतरे हैं, जिसको लेकर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं और अल्ताफ बुखारी जी की बात करते हैं तो उन्होंने कई सारे बड़े बातें जो है वो रखी हैं। मगर यासीन मलिक को जो आज जो फैसला आ रहा है उसको लेकर जो है बहुत बेसब्री के साथ इंतजार जो है वो किया जा रहा है। मगर आपको बता दें कि यासीन मलिक की बात करते हैं और कई सारी गतिविधियों में ये शामिल रहा है और कहीं ना कहीं देश की अखंडता की बात करते हैं और देश की जिस तरह से देश के खिलाफ एक युद्ध की तरफ अग्रसर करना और युद्ध की तरफ बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र जो रचा जाता था उस षड्यंत्र को लेकर जो है यासीन मलिक को आपको बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में वर्ष 2022 में जो है सुनवाई की गई थी और उसके बाद जो है एक बड़ा फैसला सुनाया गया था और उसी के बाद से आजीवन कारावास की बात करते हैं तो आजीवन कारावास की जो है वह सजा सुनाई गई थी। और अब एनआईए की कोर्ट की बात करते हैं तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यह कहा कि यासीन मलिक को सजाए मौत मिलनी चाहिए। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जो है हमारे साथी रितिका इस समय ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, अपडेट करिएगा कि यासीन मलिक को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आना है और लगभग 12 बजे के करीब 12 साढ़े 12 बजे जो है इस हियरिंग की शुरुआत हुई है। हालांकि इससे पहले लगभग जो है वो सुबह ये हियरिंग होनी थी, इस हियरिंग को डिले किया गया और 12:30 बजे के करीब ये हियरिंग शुरू होती है। क्या लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से क्या कुछ बड़ा फैसला आ सकता है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि यासीन मलिक को फांसी की सजा हो, इस मांग के साथ एनआईए की टीम जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी और इस पे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जो है वो जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक को दिया गया है, जो कि एनआईए की अपील जो कि जिसमें डेथ पेनल्टी मांगी गई थी, इस नोटिस के हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट ये इशू करता है कि प्रोडक्शन वारंट जो है वो यासीन मलिक को इशू किया गया है। इस वारंट के हिसाब से यासीन मलिक को 9 अगस्त 2023 को कोर्ट के सामने आना ही होगा, यानी कि ये वारंट जो है ये यासीन मलिक को कोर्ट की तरफ से आज की डेट के दौरान दिया गया। क्या लगता है कि हम ये मान के चले कि यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि इससे पहले भी यासीन मलिक जो है वो आजीवन कारावास जो है वो काट रहे हैं और जिसके चलते इस पे एनआईए की टीम का उनके लिए डेथ पेनल्टी की मांग करना कहीं ना कहीं उनके लिए मुसीबतें बढ़ा ही रहा है। और आपको बता देना चाहती हूँ कि 29 में यानी कि आज ये जो सुनवाई होने वाली थी इसी में सबको इंतजार था, क्योंकि एनआईए की टीम ने एक बड़ी मांग की थी, परंतु जो लोअर कोर्ट है उनकी तरफ से
कुछ एक दलीलें दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट में ये लोग अपनी दलील लेके पहुंचे और वहीं पे अब ये वारंट जो है ये इशू कर दिया गया है। क्या लगता है कि अगर ऋतिका, अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की, क्योंकि जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, अल्ताफ बुखारी जी की बात करते हैं, तो जिस तरह से वो समर्थन में उतरे थे, ये खुखार आतंकवादी है जो लगातार आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और इसने अपना गुनाह भी कबूला है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर हम देखें सियासतदान का इस तरह से बयानबाजी करना और इस तरह से समर्थन में उतरना। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो केस पहले से चल रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए, जिसमें निचली अदालत ने ये भी जरूर कहा था कि मलिक का उद्देश्य जो था वो भारत से जम्मू कश्मीर को बलपूर्वक अलग करना था, और इसमें ये भी कहा गया था कि इन अपराधों का उद्देश्य भारत पर प्रहार करना और भारत संघ से जम्मू कश्मीर को बलपूर्वक अलग करना था। और अब इस अपराध में ये ज्यादा गंभीर इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे विदेशी शक्तियां जितनी भी हैं और जो आतंकवादी हैं उनकी सहायता से ये पूरा का पूरा जो अपराध है उसे पूरा रंग दिया गया था, और इसी अपराध की गंभीरता जो है इस तथ्य से आगे बढ़ जाती है। परंतु ये भी इसमें देखा गया कि इसमें राजनीतिक आंदोलन की आड़ में ये सब किया गया था, और यहाँ पे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस कोर्ट के इस निर्देश को आगे बढ़ाया गया था। और यहाँ पे जो भी देश विरोधी गतिविधियों में अगर लिप्त पाए जाते हैं, उनपे कानूनी रूप से कार्रवाई जो है उसका आगे बढ़ना लाजमी है। चलिए, हम ये मान के चले कि अब 9 अगस्त का इंतजार करना होगा और बेसब्री के साथ पूरे देशवासियों को इंतजार होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिका हमारे जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय ऋतिका ज्वाइन किए हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो है यासिन मलिक को 9 अगस्त को जो है वो पेश होना होगा, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और जिसमें आपको बता दें कि यासिन मलिक की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को जम्बू जू जो है वो समर्पित हो चुकी है। और आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वहां पर पहुंचे, और आपको बता दें कि सेकंड लार्जेस्ट, हालांकि देश की दूसरी ऐसी चिड़ियाघर जो है वो जम्मू कश्मीर को समर्पित हुआ है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ऐतिहासिक क्षण यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब किस तरह से विकास के पथ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और विकास के पथ की बात करते हैं तो लगातार यहां पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और इस जम्बू जू के बनने के कारण जो है कई सारे रोजगार का इजाफा यहां पर देखने को मिलेगा। पर्यटक यहां पर पहुंचेंगे और जो इस जू को देखेंगे तो उससे कई सारा कार्य जो है वो बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ये ऐतिहासिक क्षण है, और ऐतिहासिक क्षण की बात करते हैं जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की, स्मार्ट सिटी की जो हम बात कर रहे हैं उसे बढ़ाने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार से लेके जम्मू कश्मीर की जो प्रशासनिक है वो लगातार कार्य कर रही है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात करते हैं तो उनके कर कमलों द्वारा जो है ये आज जो है जम्मू के लोगों को समर्पित किया गया है। और जम्मू जू की बात करते हैं और यहां पर ऐतिहासिक क्षणों की बात करते हैं तो आज जम्मू कश्मीर के वासियों को जम्बू जू जो है वो समर्पित कर दी गई है। चलिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो पॉलीथीन से करना चाहेंगे, जिसको लेकर हमने आज सुबह भी आपको जानकारी दी थी, जहां पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर की बात करते हैं, डेप्यूटी मेयर की बात करते हैं, और इसी के साथ साथ अरुण कुमार मेहता वो भी आज इस, आपको बता दें कि इस रैली के अंदर शमूलियत हुए, और इसके साथ साथ स्कूली छात्रों ने जो है वो शपथ ली है। और आपको बता दें कि पॉलीथीन को लेकर जो है जम्मू के अंदर जो है वो नारे गूंजे हैं, और ये कहा गया है कि इस पॉलीथीन से हमें किस तरह से मुक्त रहना है। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट कर दे कि जम्मू में आज रैली निकाली गई है और स्कूली छात्रों ने इसमें भाग लिया। स्कूली छात्रों की बात करते हैं तो उन्होंने ये शपथ ली है कि पॉलीथीन से हमें किस तरह से सुरक्षित रहना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लगातार इससे आने वाले समय में जीवन और जानवरों की बात करते हैं तो उनके लिए जो है वो हानिकारक हो सकता है। और आज इस रैली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, इस रैली के अंदर किस तरह से शमूलियत होकर जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया है। प्रशासनिक नुमाइंदे भी आपको नजर आ रहे होंगे, डेप्यूटी मेयर, मेयर और अरुण कुमार मेहता, और इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। जम्मू के मेयर साहब को, डिप्टी मेयर साहब को, राहुल को और सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि
आप लोगों ने प्लास्टिक के लिए जंग छेड़ी है और जम्मू सफाई के मामले में देश के अग्रणी शहरों में बन जाए, ऐसी विचारधारा मेरे साथ रखते हैं। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि जम्मू को बहुत आगे ले जाएंगे सफाई के मामले में। तो जब उन्होंने ये कार्यक्रम किया तो मैंने बोला मैं जरूर शामिल होगा, क्योंकि अच्छा लगता है। सोच से ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, सोच होगी तो आगे बढ़ेंगे, और सोच जब आ गई कि जम्मू को आगे ले जाना तो आगे बढ़ जाएंगे। आज जम्मू में थोड़ी देर में जू का इनॉग्रेशन होगा और कुछ ही दिन बाद जम्मू सभी बराज का इनॉग्रेशन होगा, कुछ ही दिन बाद, ज़्यादा दिन नहीं है उसमें। फिर साथ में घराना वगैरह वगैरह कुशेषगढ़ वगैरह सब आगे आ रहे हैं। तो जम्मू का भविष्य उज्जवल है। मैं इस शुभकामना के साथ कि प्लास्टिक को आप जरूर मिलकर के हटाएंगे। आज हमने इस बात के जरिए लोगों को मैसेज दे रहे हैं। जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रही है हमें, मुझे लगता है जम्मू के लोग खुद ही पॉलीथीन को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। ये कितना खतरनाक है, कितना नुकसान करता है, ये सब लोग जानते हैं और हम इसका अल्टरनेटिव भी दे रहे हैं लोगों को। इसलिए मैं जम्मू के लोगों से आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि आप लोग प्लास्टिक जो है इसको बंद कीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कीजिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुहिम के साथ चलिए। हम किसी को जुर्माना या सीज करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद इसे बंद करना है। जो पॉलीथीन है वो इस सोसाइटी से बाहर निकल जाए। कितना हार्मफुल है आप सब जानते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ स्कूलों का, कॉलेजेस का, सिविल सोसाइटीज़ का, जिन्होंने हमारी इस बात में अच्छे तरीके से साथ दे रहे हैं। हमारे बीच में हमारे चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, सिविल सोसाइटी के लोग हमारे बीच में हैं, कॉर्पोरेट चेयरमैन, विभिन्न स्कूलों के बच्चे हमारे बीच में हैं। अच्छा रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इसका साथ दें। कि हमें पॉलिथीन का यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज पॉलिथीन। पॉलिथीन इज रियली डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर अदर्स हेल्थ। जो पॉलिथीन है वो हमारे समाज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हमें पॉलिथीन का यूज कम से कम करना चाहिए, चाहे तो यूज ही नहीं करना चाहिए। आजकल इतनी सारी इको फ्रेंडली चीजें आ रही है जिनका हमें यूज करना चाहिए। हम आज सेंट पीटर्स के यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स हरि सिंह पार्क में आए हैं ताकि हम लोगों को आगाह कर सके कि हमें पॉलिथीन का जो यूज है वो कम से कम करना चाहिए। साथ ही में लोगों को बता सके कि आप सारे लोग अपने घर से पॉलिथीन निकालना बंद कीजिए और पॉलिथीन को बिल्कुल मना कीजिए। तो आपने देखा कि मुख्य सचिव के समेत साथ जो है डिप्टी मेयर और छात्र कई सारे जो है आज सम्मिलित हुए और जिन्होंने शपथ ली और इससे मुक्त होने की बात कही है। चले वक्त हो चुका है इजाजत लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।